तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 9 है जैवाणु, उसको हम लोग पिछले वाले क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वाला जो क्लास था वो थोड़ा सा बेसिक था। हम लोग पिछले वाले क्लास में जैवाणु क्या होता है तथा इसके प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोटीन क्या होता है तथा इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं हम लोग जो जैवाणु वाला टॉपिक है, पिछला वाला टॉपिक है, उसमें हम लोग जैवाणु को समझे थे कि जैवाणु क्या होता है। जो कोशिका के जितने भी घटक होते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंग है वो अलग अलग क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं। इतना क्लियर। तो चलिए अब प्रोटीन क्या होता है ये वाला टॉपिक को भी देख लेते हैं। तो प्रोटीन जीवधारियों के अर्थात प्रोटीन किसी भी जीव के शरीर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इतना तो क्लियर है कि कोई भी जो प्रोटीन होता है, कोई भी जो जीव है उसमें प्रोटीन जो है वह एक महत्वपूर्ण घटक होता है, उसके शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। देख सकते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी। अगर आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछ दिया जाए, एमसीक्यू में एक नंबर में पूछ दिया जाए कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था, तो सन 1838 में बर्जीलियम, देख सकते हैं इसको आप याद रखिएगा। खोजकर्ता कौन है, मुल्डर है, जबकि इसका नाम देने वाले, इसको नाम देने वाले कौन है, बर्जीलियम ने इन यौगिकों को प्रोटीन नाम दिया। देख सकते हैं ये जो मुल्डर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने प्रोटीन को एक यौगिक के रूप में ढूंढ निकाला था और इसीलिए इसको प्रोटीन के खोजकर्ता बोलते हैं। सबसे पहले मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की, लेकिन उन्होंने प्रोटीन का नाम प्रोटीन नहीं दिया, उन्होंने एक यौगिक के रूप में प्रोटीन को हमको दिखाया। जबकि प्रोटीन का नाम प्रोटीन किसने दिया, यौगिकों का नाम प्रोटीन बर्जीलियम नामक वैज्ञानिक ने सन 1838 में दिए थे। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या बोला गया, एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, अर्थात इस प्रकार से जो एमिनो अम्ल होते हैं, इस प्रकार से एमिनो अम्ल होते हैं, इसके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जब कई सारे अमीनो अम्ल इस प्रकार से मिल जाते हैं, कई सारे अमीनो अम्ल इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ऐसे मिल जाते हैं, तब किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। उसी को बोला गया है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुलक अर्थात बहुत सारे लक जब मिल जाते हैं उसको बहुलक कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। या फिर बहुत सारे जब एमिनो अम्ल मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर। प्रोटीन अणु में बहुत से एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब आपको ये जो एमिनो अम्ल का जो बंध दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में बंध दिखाई दे रहा है, इसी को पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो उसी को बोला गया है जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं, वो बहुत से एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो प्रोटीन है उनमें बहुत से जो एमिनो अम्ल है वह पेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये कई सारे एमिनो अम्ल मिलकर ही, एमिनो अम्ल का बहुलक मिलकर ही एक निश्चित प्रोटीन का निर्माण इस प्रकार से कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे। जीवाणु अथवा बैक्टीरियल कोशिका में ध्यान देंगे। जो जीवाणु कोशिका है, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई भी एक कोशिका हो गया, ये मान लेते हैं ये बैक्टीरियल हमारा कोशिका हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे। जीवाणु या फिर बैक्टीरियल कोशिका में 1000 से 2000 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये जो आपको बैक्टीरियल या फिर जीवाणु कोशिका दिख रहा है, इसमें 1000 से लेकर 2000 तक के प्रोटीन, 2000 तक के इसमें प्रोटीन इस प्रकार से पाए जाते हैं, जो कि इसी प्रकार से किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो प्रोटीन के वर्गीकरण का दो आधार है, अर्थात इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। या फिर बोले कि प्रोटीन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला कौन सा, अणुओं की आकृति के आधार पर। अब मान लेते हैं ये हमारा प्रोटीन हो गया, तो इसको हम लोग वर्गीकृत कैसे करेंगे कि ये जो प्रोटीन का आकार है वह बड़ा है या छोटा है या फिर बहुत बड़ा है। इस प्रकार से उसके आकृति के आधार पर या फिर अणुओं की आकृति के आधार पर
और दूसरा प्रकार रासायनिक संयोजन के आधार पर। अब इसमें रासायनिक क्रिया कौन सी होती है तो उसके आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसके अंदर दो आते हैं, इसके अंदर भी आते हैं, तो उसको अब हम लोग अगले वाले क्लास में अच्छे से क्लियर करेंगे। ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है, अणुओं की आकृति के आधार पर और रासायनिक संयोजन के आधार पर। तो दोनों के अंदर और भी अलग अलग टॉपिक आते हैं, अर्थात दोनों को और भी दो प्रकार से इसको समझाया गया है, उसको अगले वाले टॉपिक में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रोटीन्स और उसके वर्गीकरण को समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।